नमस्ते, मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा कि आज 3-4 खबरें होंगी अहम। एक तो फेड की जो बैठक है उसका क्या आउटकम निकलता है, नंबर एक। दूसरा, जापान ने जो ब्याज दर बढ़ाया और 1% कर दिया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा, जो तेल इस समय जो बिल्कुल सस्ता हो गया है, तो क्या वो बाउंस बैक करेगा फिर। और चौथी बात कि अपने शेयर बाजार को लेकर जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है कि एफआईज को लेकर उनका क्या कहना है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि जापान ने 31 साल के बाद 1995 के बाद उसका जो ब्याज दर है वो 1% चला गया। देखिए, पहले तो वहाँ 0% होता था। 0% के कारण क्या होता था कि जापान से लोग कर्ज लेकर तमाम जगह शेयर बाजार, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी मार्केट जो है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, ये सब होता रहता था। तो उसको जापान का जो है एन कैरी ट्रेड कहते थे। तो ये जो उनका जो पैसा बटा हुआ है उसमें 2-3 बातें हो जाती है कि एक तो जो महंगा हो गया, महंगा होने के कारण लिक्विडिटी जो मार्केट में जो फैला हुआ है उनका वो कम होगा, नंबर एक। दूसरी बात कि उसके पैसे जहाँ लगे हुए हैं, अगर मान लीजिए कि लोगों को लगता होगा कि नहीं ये इस पैसे पर अब 1% पे हमें नुकसान हो रहा है, तो वो पैसे वापस जाएगा, तो वो पैसे मार्केट से निकलता है, वो चीज़ आ जाता है। हालांकि जैसे पहले 0% था और 0.75% पे काफ़ी चेंज आ गया था, अब 0.75 से 1% हुआ है, तो इसमें एक मामूली सी जो है देखी जानी चाहिए। कोई बहुत ज़बरदस्त ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा पैसा खींच लिया जाएगा, ऐसा भी क्रंच नहीं होगा, लेकिन एक प्रेशर जरूर देखा जाएगा। दूसरा क्या होता है कि अगर पैसे खींचे जाते हैं लिक्विडिटी, तो क्या मेटल पे और तमाम चीज़ों पे दबाव पड़ता है, एक मामूली सा दबाव पड़ता है और वहाँ पे बिकवाली किया जाता है। पैसा आया तो जापान का येन जो है वो थोड़ा मजबूत होगा और डॉलर की तुलना में ज़्यादा मजबूत होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर डॉलर उनकी तुलना में कमज़ोर हुआ तो गोल्ड में पैसा आ जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन है, लेकिन दोनों सिचुएशन जो है बहुत ही मामूली तरीके से असर डालेगा। कोई मेजर जो है ऐसा सेटबैक नहीं देने वाला है। जो देने वाला है वो फेड की पॉलिसी, क्योंकि फेड का जो बैठक चल रहा है आज, उनका जो है ऐलान होगा कि क्या डिसीजन लिया गया। तो निगाह टिकी हुई है कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, घटाते हैं या एज इट इज छोड़ देते हैं। देखिए, बढ़ाने का अब सवाल इस वक्त नहीं दिख रहा है, क्योंकि तेल संकट जो है धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है और साथ में ये देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन जिस तरीके से वहाँ भाग गया था, क्योंकि तेल प्राइस काफ़ी भागा था, एनर्जी प्राइस काफ़ी भाग गया था, जिसके कारण इन्फ्लेशन तेज भागा था, अब उसमें राहत हो सकता है। तो ऐसे में दो बातें हो सकती है कि फेड कुछ ना करे, एज इट इज छोड़ दे, तो जो जैसा सिचुएशन चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अगर कट कर दिया तो गोल्ड सिल्वर के लिए फिर एक फेवरेबल चीज़ हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन है, इस पे देखना है कि किस तरीके से है। तीसरी बात हो गई कि ईरान और अमेरिका के बीच जो डील हुआ, शुक्रवार को साइन हो जाना है। इसमें जो खबरें उभर कर सामने आई है, जो उसके वाइस प्रेसिडेंट ने एक जो है इंटरव्यू में कहा कि $300 बिलियन, मतलब लगभग 27 लाख करोड़ रुपये जो है वो जो है रिकंस्ट्रक्ट के नाम पे जो है ईरान को दिया जाएगा। तो वो एक बर्डन पड़ेगा। हालांकि उनका ये कहना है कि ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं दिया जाएगा, ये वो पैसे दिए जाएंगे जो गल्फ कंट्री जो निवेश करने के लिए ला रहे हैं, उसी पैसे को दे दिया जाएगा। लेकिन जो भी पैसा दिया जाएगा, इस समय अमेरिका में पाई का हिसाब चल रहा है, तो ऐसे में ये एक प्रेशर डालेगा। तो जो सिचुएशन चल रहा है उसमें एक ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 27 लाख करोड़ जो है वो कोई मामूली रकम नहीं होता है। तो ये कई सारे सिचुएशन है इस समय। लेकिन अगर हम लोग इसमें देखें कि गोल्ड और सिल्वर को देखें, कि सिल्वर में जो है एक दबाव दिख रहा है इस वक्त फिर से, क्योंकि सिल्वर का जो सपोर्ट लाइन था जो पहले, देखिए सिल्वर क्या था पहले 71, 73 जो हम लोग कहते थे कि एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन हो गया है, इससे नीचे नहीं जा रहा है। कई पिछले 2 महीने से अगर देखा जाए तो 71 से लेकर 78 के बीच जाता था, फिर ऊपर 80 जाने की कोशिश करता था। तो 71 जो है वो एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन हो गया था और उस सपोर्ट लाइन को उसने 4 बार जो है रीटेस्ट किया था। 4 बार रीटेस्ट करने के बाद वो सपोर्ट लाइन बना था। लेकिन इस जून में वो सपोर्ट लाइन टूट गया और टूट कर जो है वो 63 के आसपास आ गया, 62, 63 के आसपास आ गया। तो इस समय जो देखा जा रहा है कि वो जो 71 वाला जो रिजीम है, उधर वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ से वो नीचे आ जाता है। तो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया है, जो कि एक बड़ा मतलब सिग्नल दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसका टूटना जरूरी है। ये जो पहला सपोर्ट था वो इस समय रेजिस्टेंस जो बन गया है, ये अगर नहीं टूटा तो फिर सिल्वर पे एक बड़ा प्रेशर आ जाएगा।
ये कोशिश हो रहा है, आज भी कोशिश कर रहा है, आज भी 70 के आसपास है, जो है 70.09 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा था। तो 71 के ऊपर चला जाए और फिर 3 दिन तक 71 के ऊपर रह जाएगा तो 71 से लेकर फिर 80 वाले रिजिम पे जाएगा, जो 78 वाला जो है उसमें जाएगा। लेकिन अगर अगले 2-3 दिन तक नहीं तोड़ पाया तो फिर सिल्वर पे प्रेशर आ जाएगा, फिर सिल्वर का जो सपोर्ट लाइन है 64 उस वाले वहाँ तक जा सकता है। तो वेट एंड वॉच है, और इसमें कई सारे कारक हैं। जो मेन कारक होगा वो फेड का डिसीजन किस तरीके से लेता है, और फेड का अगर फेवरेबल आ गया तो फिर तो 71 वाला जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ कर ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए अभी सिल्वर पे नज़र लगाए रखना होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म बुलिश है, लेकिन इस समय यहाँ पे एक प्रेशर दिख रहा है जो आपके सामने हमने पेश कर दिया। अब कौन से दिशा में जाएगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। और इस समय लेकिन सिल्वर को एक चीज़ देखिएगा कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है उससे वो ऊपर चला गया। नीचे गया था लेकिन उसमें एक मजबूती आई और ऊपर चला गया, लेकिन इतनी भी मजबूती नहीं आई है कि वो 71 को तोड़ पा रहा है। सिल्वर में जो एक प्रेशर देखा जा रहा है, जो जंक सिल्वर है उसका एक बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर देखा जा रहा है, जिसका 2 लाख मेट्रिक टन के आसपास है, और वो बिकवाली के लिए आ रहा है। अब उसमें है कि रिफाइन करने का कैपेसिटी सिर्फ 7,000 मेट्रिक टन के आसपास है, लेकिन लोग इन फ्यूचर को सोचते हुए अगर खरीद कर रख रहे होंगे। जंक सिल्वर में होता है कि 40% 60% सिल्वर होता है, बाकी चीज़ जो है उसमें अन्य धातु होते हैं। तो वो एक प्रेशर है। अब उस मार्केट के बारे में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो इसलिए उसके बारे में भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो भी है, अब फेड का क्या निर्णय होता है और 71 को किस तरीके से तोड़ता है। सिल्वर को देखें तो 70.09 पे भी ट्रेड कर रहा था 0.07% की नरमी के साथ। इंडियन करेंसी में हो गया 2,45,899, और इसका जो डिलीवरी लिया गया है वो 33 मैट्रिक टन का लिया गया है 70.066 पे। तो ठीक ठाक डिलीवरी ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 71 को नहीं तोड़ पाया। तो यानी प्रेशर ज़बरदस्त आता है वहाँ पे, ये देखा जा रहा है। और टोटल जो है 372 मैट्रिक टन जो है इस मंथ में डिलीवरी हो चुकी है। कॉमिक्स के पास जो पड़ा हुआ है वो 2682 है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 7305, टोटल है 9987। पर्याप्त सिल्वर पड़ा हुआ है कॉमिक्स के पास में, चूँकि पहले घट गया था, अब वहाँ सप्लाई ठीक ठाक आ गया है। और इसका 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 67.73 है, यानी 200 डे मूविंग एवरेज से ये ऊपर अपने आप को बनाए हुए है। लेकिन ये तमाम चीज़ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर 71 को तोड़ दिया अगले 2-3 दिन के अंदर तो ठीक है, नहीं तोड़ा तो 64 वाला रिज्यूम खुल जाता है। और चाइना में जो बंद हुआ था वो 76.91 पे 1.65% की तेज़ी के साथ, और उसके एक्सचेंज में पड़ा हुआ है सिल्वर 1840 मैट्रिक टन। तो चीज़ें जहाँ हैं वहीं पर रुकी हुई दिख रही है चाइना में भी इस वक्त। अब हम लोग गोल्ड के बारे में बात करते हैं। पहले गोल्ड का आंकड़ा बता लें कि गोल्ड जो बंद हुआ था वो 4335 पे 0.12% की तेजी के साथ इंडियन करेंसी में हो गया 1,52,071। 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसका 4371 है, यानी उससे नीचे है। गोल्ड जो है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पा रहा है इस वक्त। अब उसकी भी नज़र फेड की बैठक पे होगी, और गोल्ड की तो पूरी की पूरी नज़र होगी फेड पे। फेड के डिसीजन के हिसाब से ही सब कुछ होगा। अगर फेवरेबल हो गया तो ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नीचे चला जाएगा। दूसरा, जो जापान का जो एन कैरी ट्रेड है उसका भी जो असर जो है, असली असर गोल्ड पे ही पड़ेगा। सिल्वर पे तो बाद में पड़ता है, असली असर गोल्ड पे पड़ेगा। तो गोल्ड पे प्रेशर जोन इस समय देखा जा रहा है पूरी तरीके से। तो जो 4150 जो उसका सपोर्ट लाइन है वो अभी इंटैक्ट है। अगर गोल्ड पे ज़्यादा प्रेशर आया तो वो सपोर्ट लाइन को फिर से रिटेस्ट कर सकता है गोल्ड, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ पाना गोल्ड के लिए इस समय मुश्किल दिख रहा है, जबकि सारे सिचुएशन बन गए थे। तेल नीचे चला गया है, डॉलर इंडेक्स नीचे चला गया है, बॉन्ड यील्ड जो है वो भी नीचे चला गया है, 5 के नीचे चला गया है, 30 ईयर्स वाला 4.35 के आसपास चला गया है 10 साल वाला, फिर भी गोल्ड नहीं तोड़ पा रहा है। तो एक प्रेशर है। हालांकि गोल्ड का अगर देखें तो खरीदारी भी हो रही है। 4328 पे 4.46 मैट्रिक टन का खरीदारी किया, 110 टन जो है इस महीने में खरीदारी हो गई है। कॉमेक्स का अगर आंकड़ा देखें तो 480 मैट्रिक टन है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 389, टोटल है 869 मैट्रिक टन। अभी गोल्ड काउंसिल की तरफ से जो है एक सर्वे किया गया था, जितने सेंट्रल बैंक हैं दुनिया के उसमें से 74 सेंट्रल बैंक का किया उसने, जो बड़े हैं। तो उनके तरफ से जो राय उभर कर सामने आई कि 89% जो सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि गोल्ड का भंडार आगे बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो नहीं बताया, लेकिन बढ़ेगा। दूसरी बात कि 45% जो बैंक थे उसने बताया कि वो खुद खरीदेगा, उसकी खरीदारी
होगी। 55% ने कुछ नहीं बोला। 74% ने कहा कि अगले 5 साल में डॉलर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो आउटलुक आया है लॉन्ग टर्म के लिए, गोल्ड के लिए फेवरेबल आउटलुक आ रहा है। इस समय अब जो गोल्ड की जो बिकवाली हो रही थी डॉलर के चक्कर में, तो तेल तो नीचे चला गया, अब वो संकट रहा नहीं। लेकिन इसके बाद भी जो कारक हैं, जो पहले लोगों ने खरीद रखा है और किस तरीके से खरीद रखा है, वो किस तरीके से बेचने के लिए आते हैं, और साथ में फेड का डिसीजन किस तरीके से रहता है, उसका आउटलुक क्या रहता है, उस पर गोल्ड काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है। और एक तरीके से हम देखें तो गोल्ड में जो है जनवरी से ही डाउन ट्रेंड है, और उस डाउन ट्रेंड को ये तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश जो कर रहा था वो सब अनसक्सेसफुल हो रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा? जब ये 4900 को अगर क्रॉस कर लेता है तब उसमें ये डाउन ट्रेंड खत्म होगा, जो इस समय थोड़ा सा दूर है। तो कुल मिलाकर गोल्ड में इस समय प्रेशर है। अब उसको ये जो देखा जा रहा है इस समय के सिचुएशन के हिसाब से कि 4150 जो है उसको हो सकता है कि गोल्ड दोबारा रिटेस्ट कर ले। गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो 1:61.87 है, यानी गोल्ड की तुलना में सिल्वर इस समय हल्का सा सस्ता है। 60 के नीचे जाने के बाद जो है थोड़ी सी सिल्वर की कहानी बदलती है, और 65 के ऊपर जाने के बाद सिल्वर काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये स्थिति मैंने आपके सामने पेश कर दिया। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच जो एक और नेगेटिव न्यूज़ है कि जो माइनिंग स्टॉक्स है वो भी अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है, और तोड़ दिया है पूरी तरीके से। अब उसका सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन गया है। तो कुल मिलाकर ये पूरे सेक्टर में इस समय प्रेशर है। तमाम खबरों के बावजूद सारी निगाहें फेड पे है। अब तेल जो है, तेल फिसलता हुआ WTI जो है 76.58 पे आ गया है, ब्रेंट 79 पे आ गया है। लेकिन ऑयल का जो अगर आप देखें RSI वो 27 पे है। तो यानी तेल की कीमत में बाउंस बैक हो सकता है, तेल ऊपर जा सकता है। इस समय जो बज है वो न्यूज़ वाला बज है। रियल टर्म में तेल में कल हमने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से कितने इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है या कितना तेल सप्लाई हो सकता है, तमाम बातें। ये जो गिरावट हुई है, चूँकि अमेरिका ने ईरान को ऑर्डर दे दिया है कि आप अपना तेल बेच सकते हो, तो जिसके कारण ये गिरावट आई है। अब ये टिकता है या नहीं टिकता है इस पर भी सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी है, अब 100 वाली कहानी तेल का ख़त्म हो गया। अब जो भी रिजिम रहेगा इसका जो है 80 से लेकर 90 के बीच में कोई रिजिम पे रहे ये, लेकिन धीरे धीरे ये खिसकता चला जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि जो है ओपेक जो है वो किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाता है। वो उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो तेल में जो कीमत है उस पर एक जो नीचे का रुख देखने को मिलेगा। बाकी अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं। कल हमारे शेयर बाज़ार में तेज़ी थी, 0.57% का तेज़ी देखा गया। निफ्टी में 135 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई, 23,985 पे जाकर बंद हुआ। 24,000 को तोड़ नहीं पाया, वहाँ पे उसको जो है रेजिस्टेंस मिल रहा होगा। तो आज देखिए, आज कायदे से तो जो प्रॉफिट जो शुक्रवार को जो खरीदा लोगों ने, मंडे को खरीदा, ट्यूसडे को खरीदा, तो आज कायदे से प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। अब देखते हैं वो किस तरीके से रहता है। सेंसेक्स को देखें तो 76,808 पे बंद हुआ, 0.71% की तेजी के साथ। टोटल पॉइंट्स बढ़े 544। मिड कैप को देखें तो 0.38% की तेजी रही, स्मॉल कैप 0.44% की तेजी रही, और PSU जो है 0.17% की तेजी के साथ बंद हुआ। FIs की खरीदारी कल हुई नहीं, एक दिन परसों खरीदा था 200 करोड़ के आसपास, कल उसने बेच दिया, 749 करोड़ का शेयर बेच दिया। और DIs की कल खरीदारी मामूली हुई है, सिर्फ 6 लाख रुपये का उसने शेयर खरीदा है। खरीद बेच में जो रहा उसमें ये पॉजिटिव आउटकम दिखा है। अब जो निर्मला सीतारमण की तरफ से जो कहा गया था कि वो ऐसे पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं कि FIs जो है वो लौटेगा देश में। बॉन्ड का मार्केट खोला है उसने, और उसने कहा कि बॉन्ड की तरफ आने के बाद अब जो है FI जो है वो शेयर बाज़ार की तरफ भी आएंगे। इस पर कई सारे पॉलिसी का हम ऐलान करने वाले हैं। लेकिन इस समय कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी पुराना वाला ही पॉलिसी पे जो जेफरीज ने एक जो है सर्वे किया है, जो दुनिया के जो तमाम बड़े फंड मैनेजर हैं वो जो भारत में जो पैसा लगाते हैं उन लोगों के बीच उसने लगभग 70 टॉप फंड मैनेजर का उसने सर्वे किया, जो है लगभग 30 लाख करोड़ के फंड को मैनेज करता है। और उनका कहना है कि आम सहमति जो है उसमें ये देखा गया कि भारत को लेकर वो अंडरवेट है।
और अंडरवेट मतलब 0.04%। अब इसमें से देखना है कि जो अंडरवेट की जो बात कर रहे हैं वो क्या जो इस समय, क्योंकि आप देखें अगर सितंबर 2024 से जो वो बिकवाली कर रहा है और लगभग 7-8 लाख करोड़ का माल बेच चुका है, तो वो अंडरवेट का जो परिभाषा था वो वहाँ तक पहुँच चुका है या अभी और बिकवाली करना बाकी है, वो उसके बारे में कोई क्लियर लिखा नहीं है। साथ में उसमें से कह रहे हैं जो 61% लोग जो कह रहे हैं कि वो अभी अंडरवेट रहेंगे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका जो सबसे बड़ा जो पॉइंट्स है कि एआई को लेकर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाकी चीज़ें जो इंफ्रा और तमाम चीज़ जो लोगों के पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ जो चीज़ें हैं, कंजम्पशन और तमाम चीज़ों पे, उस पर वो किस तरीके से आते हैं वो देखना होगा, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट उस तरीके से होता नहीं है। और आप देखें कि एक बड़ा कंसर्न रहा है इनका कि रुपया जिस तरीके से फिसला, इस साल ही 5% फिसल गया। पूरे दुनिया में जो सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा था वो हमारी करेंसी का रहा था। और अगर सितंबर 2024 से देखें तो 13% जो है वो रुपया कमज़ोर हो गया है, और वो बड़ा मेजर फैक्टर होता है क्योंकि उसका पैसा रखे नहीं तो फिर सस्ता हो जाता है। तो ये चीज़ें जो उभर कर सामने आई है कि इस समय जो एफआईज का जो रुख है वो ऐसा कोई लौटता हुआ दिख नहीं रहा है। अब इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा गया था, अगर लुभावना अगर स्कीम नहीं लाया गया उनके लिए तो उनका लौट पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि जो कंपनी का जो वैल्यूएशन हुआ था सितंबर 2024 के आसपास, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कहना है कि अब भी इसमें थोड़ा सा गुंजाइश बचा हुआ है। लेकिन इधर एफआईज की खरीदारी जमकर है, जो है सिप के जरिए पैसे जमकर आ रहे हैं, तो वो जो है उनके नहीं आने के बावजूद भी जो है इतने बेचने के बावजूद भी मार्केट सिर्फ 9% गिरा। तो ये कई सारे फैक्टर हैं, अभी देखना पड़ेगा। लेकिन एफआईज को अगर ले आए तो मार्केट में जो बुल रन की जो हम लोग देख रहे हैं आगे कि आने वाले समय में जो होगा वो जल्दी आ जाएगा, ये चीज़ हो सकता है। तो अब उस पर देखते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से करती है। हालांकि इस बीच जब बिकवाली कर रहा था तो एफआईज ने जो है 84 शेयर्स में जो है वहाँ इतने जमकर पैसे लगाए कि उनका जो है उसमें से कई शेयर्स जो है 100% भाग गया 2 साल के अंदर में। तो इस शेयर्स का नाम नहीं बता सकते हम, लेकिन आप गूगल कीजिएगा कि एफआईज 84 शेयर्स, तो वो निकल जाएगा, उसमें पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो अब उस लिस्ट के हिसाब से आप चीज़ें देख लीजिएगा कि क्या उसका पीई है, किस तरह का प्रॉफिट है, कितना भाग चुका है। क्योंकि एफआईज ने अगर उसको भगाया है 2 साल में, तो वहाँ से हो सकता है कि वो सेकंड शिफ्ट में वहाँ बेच बाज कर वहाँ से समटे दुकान, क्योंकि इनका काम होता है प्रॉफिट कमाना। ये कोई नुकसान में थोड़ा बेचते हैं, ये तो प्रॉफिट में बेचते हैं। देखिए इनका स्ट्रेटजी पहले क्या होता था, ये प्राइमरी मार्केट में लगाते थे, आईपीओ में लगाते थे, क्यूआईपी के जरिए लगाते थे प्राइमरी मार्केट में। फिर वो जब उसका लॉक इन पीरियड खत्म होता था तब तक उसके मार्केट को भगा देते थे ऊपर, भगाने के बाद वो बेच कर वहाँ से निकल लेते थे। तो इस तरीके से वो प्रॉफिट कमा के ही निकलते हैं। तो वो इस 84 शेयर्स में वो चीज़ देख लीजिएगा। लेकिन जो एफआईज और तमाम चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है इस समय जो हमारे शेयर बाज़ार के लिए भी, कि मानसून जो है वो सेंट्रल इंडिया से गायब हो गया है पूरी तरीके से, बादल गायब हो गए। अब पहले जो बताया जा रहा था कि 10% कम बारिश होगी, वो 65% बताया जा रहा है कि 65% कम बारिश हो सकती है। गोवा में बारिश नहीं हो रही है। पिछले साल जो है 15 मई से शुरू हो गया था और इस समय ताबड़तोड़ जो है बारिश हो रहा था, और अभी तक कोई बारिश नहीं है। 2-3 दिन छिटपुट बारिश हुई है जो है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। बाकी जो रेजिस्टेंस की बात कर लें, 24,004 है पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 24,031 है, तीसरा 24,074 है, और सपोर्ट जो है वो 23,916 है, दूसरा 23,889 है, तीसरा 23,846 है। तो अब देखना है कि आज किस तरीके से हमारा मार्केट रखता है। अमेरिका के बाज़ार में कल प्रॉफिट बुकिंग हुई है और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो ये उसका भी असर पड़ता है कि हमारे बाज़ार में, तो इस पर नज़र बनी रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ।